CH-216 ब्लड सीरम्स। सारे शाही गार्ड्स तुरंत युद्ध के मैदान में पहुंचे। मंत्री राजेश ने सख्ती के साथ ऑर्डर दिया। हरप्रीत, तुम शाही गार्ड्स के हेड हो, मेरी बात सुनो। सारे शाही गार्ड्स को तुरंत पश्चिमी किले में लेकर जाओ, मंत्री पीडी ने कहा। अगर मुझे सेफ जोन में एक भी सफ़ेद जादुई बाज दिखा तो इसके लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार मानूंगा, मंत्री राजेश ने कहा। जी सर, हरप्रीत ने कहा और हवा में कूदा। उसकी पीठ पर 3 मैजिक विंग्स की जोड़ी आ गई। उनका हर एक पंख काफ़ी लंबा था। 6 विंग्स। शाही गार्ड्स के हेड की शक्ति तो सच में डरा देने वाली है, आरव ने हवा में उड़ते हुए हरप्रीत को देखकर कहा। एक एडवांस मैजिशियन के पास आमतौर पर 2 विंग ही होते थे। 6 विंग्स के होने का मतलब था शाही गार्ड्स के हेड हरप्रीत एडवांस मैजिक के भी 3rd लेवल पर पहुंच गए हैं। हरप्रीत के पीछे सारे शाही गार्ड्स आसमान में उड़ गए। ब्रिज पर कई सारे शक्तिशाली मैजिशियन थे। या तो वो विंड एलिमेंट की एडवांस स्पेल का इस्तेमाल करके विंड विंग समन कर रहे थे या फिर अपने विंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके उड़ रहे थे। कुछ मैजिशियंस तो उड़ने वाले समन बीस्ट पर सवार होकर जा रहे थे। जो शाही गार्ड्स कुछ पलों पहले अपनी पोजीशन पर खड़े थे अब आसमान में उड़ गए थे। शाही गार्ड्स के हेड हरप्रीत उन्हें लीड कर रहे थे। ये नज़ारा देखने लायक था और जो मैजिशियंस अब भी नहीं उड़ पाते थे उनसे जल रहे थे। पूरा ब्रिज कुछ देर पहले एक्सपर्ट मैजिशियन से भरा हुआ था और विराट काला सांप अपनी उस साइकिल और लाइटिंग पनिशमेंट फॉर्मेशन से कमजोर हो गया था, लेकिन फिर भी उन लोगों को उस पर हमला करने में डर लग रहा था। आखिर विराट काला सांप सच में कितना शक्तिशाली था? कुछ भी हो, थोड़े समय के लिए तो विराट काले सांप की जान बच गई थी। आरव मीरा के पास जाने ही वाला था कि तभी उसने ईशाना को गुस्से में मंत्री पीडी को घूरते हुए देखा, मानो वो उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रही हो। ईशाना दी, क्या हुआ? आरव ने पूछा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं, ईशाना ने एकदम सीरियस होकर कहा। आरव ने जैसे ही देखा कि ईशाना कुछ बोलने की कोशिश कर रही है तो उसने अपनी आवाज़ धीमी की और पूछा, ईशाना दी, क्या आप इस महामारी के बारे में कुछ जानती हैं? क्या तुम विराट काले सांप को बचाना चाहते हो? ईशाना ने आरव के सवाल का जवाब देने की जगह एक और सवाल ही पूछ लिया। दोनों मिस्टर संजीव और ईशाना कुल देवता रक्षकों की तरफ थे। वो डॉक्टर धरगट से पहले ही बात कर चुके थे जो मेडिकल टीम को लीड कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि विराट काले सांप का खून उस वायरस को कुछ हद तक तो रोक पा रहा था, लेकिन वो उस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए काफ़ी नहीं था। इसका साफ मतलब यह था कि विराट काला सांप उस महामारी के लिए जिम्मेदार नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि धवल शहर में यह वायरस पहले फैला था, जबकि विराट काला सांप तो स्वपन नगरी की पश्चिमी झील में रह रहा था। अगर विराट काला सांप इस वायरस की वजह होता तो इस वायरस का सबसे भयानक प्रकोप झील के पास वाले इलाकों में ही होता, लेकिन ऐसा नहीं था। मिस्टर संजीव और ईशाना दोनों ही इस केस की तहकीकात कर रहे थे और उन्हें कुछ लीड्स भी मिले थे, लेकिन वो असली गुनहगार तक नहीं पहुंच पा रहे थे। बचाना तो चाहता हूं, लेकिन आरव ने ब्रिज के किनारे पर बैठी मीरा की तरफ देखा। आरव जानता था कि उसके पास विराट काले सांप को बेगुनाह साबित करने का कोई भी सबूत नहीं था, लेकिन उसका दिल यही कह रहा था कि विराट काला सांप कोई शैतान नहीं था और ना ही उसकी वजह से महामारी फैली थी। अपनी मीरा मैम को इतना बेबस देखकर आरव भी बहुत बुरा महसूस कर रहा था। मुसीबत के वक्त उन्होंने हमेशा उसकी मदद की थी, लेकिन आज वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेरी टीम के सारे लोग पश्चिमी किले में भेज दिए गए हैं। इस वक्त मेरे पास कोई भी मदद के लिए नहीं है। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो अभी धवल शहर जाओ और किसी तरह से वहां देखो, पता करो कि वहां कोई है तो नहीं, ईशाना ने कहा। मुझे लगा कोई वहां पहले ही तहकीकात कर चुका है, वहां अब फिर से जाने में क्या फ़र्क पड़ेगा, आरव ने कहा। धवल शहर में ये महामारी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी और उसे ही रेड जोन माना जा रहा था। इसी वजह से गवर्नमेंट ने तहकीकात करने के लिए वहां मैजिक कोर्ट के ऑफिसर्स को भेजा था। जब उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला तो फिर आरव को क्या मिलता? अगर कोई जानबूझकर सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहा है या फिर नहीं चाहता कि महामारी का असली कारण सामने आए तो जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट के लोगों को वहां कुछ मिला हो। मैंने चुटकी से धवल शहर पहुंचने को पहले ही कह दिया है, तुम मुझसे वहीं मिल लेना। अगर एक बार सफ़ेद जादुई बाजों का आक्रमण नाकाम हो गया तो मंत्री राजेश सबसे पहले विराट काले सांप को ही मारने आएंगे, और अगर एक बार विराट काला सांप मर गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और सच का पता लगा पाना और भी मुश्किल हो जाएगा, ईशाना ने सख्ती से कहा। ओह अच्छा, तो आपने पहले ही वहां इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। अगर वहां सच में कुछ गड़बड़ है तो मैं वादा करता हूं कि उसका पता लगा कर ही आऊंगा, आरव ने कहा। ठीक है, तो फिर हम लोग अलग अलग काम करेंगे। आरव, कोशिश करना कि उन सबके वापस लौटने से पहले तुम सच का पता लगा लो, ईशाना ने कहा। सच कहूं तो मुझे कोई अंदाजा नहीं कि काम कहां से शुरू करना है। आप ही बताइए मैं पहले क्या करूं, आरव ने कहा। मैं वो सारी जानकारी पहले ही छुटकी को भेज चुकी हूं, तुम वहां जाओ, वो तुम्हें सब समझा देगी, ईशाना ने कहा। ठीक है, आरव ने हामी भरी और ईशाना जल्द ही वहां से चली गई। आरव को अब भी कोई अंदाजा नहीं था कि उसे कौन सा जरूरी सुराग मिला था,
लेकिन कुछ भी हो, आरव को भी इस मामले में कुछ गड़बड़ तो लग रही थी। अगर उस महामारी के पीछे कोई और राज छिपा हुआ था तो आरव उसे बेपर्दा करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। ईशान के ऑर्डर्स फॉलो करके आरव रात में ही धवल शहर पहुंच गया। धवल शहर में कंप्लीट लॉकडाउन था, ना ही किसी को शहर से बाहर जाना अलाउड था और ना ही किसी को शहर के अंदर आना। आरव सोच ही रहा था कि शहर के अंदर कैसे जाए कि तभी उसे छुटकी का फोन आया, जिसने उसे शहर के मेन एंट्रेंस पर मिलने को कहा। मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हुए आरव ने देखा कि छुटकी ब्लैक फ्रॉक पहने हुए एक कोने में खड़ी हुई थी और उसकी नज़रें आरव पर ही थी जो देर से आया था। अभी भी वो हमेशा की तरह दो चोटियां ही बनाए हुए थी। मैं जानती थी कि तुम इतनी आसानी से थोड़ी ना मरोगे, छुटकी ने कहा। फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तुम्हारे गाल तो एकदम रसगुल्ले की तरह हो गए हैं, आरव ने छुटकी के गाल खींचते हुए कहा। छुटकी ने तुरंत अपनी नाक सिकुड़ ली। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके गाल खींचे। उसने तुरंत आरव के हाथ को दूर कर दिया। छुटकी बिल्कुल भी नहीं बदली थी। आरव हंसने लगा और बोला, अब काम पर फोकस करने का वक्त आ गया है। अगर अगली बार तुमने मेरे गाल खींचे तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी, छुटकी ने कहा। आरव ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और पूछा, तुम्हारी बड़ी बहन ने कहा था कि उन्होंने तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी है, बताओ क्या इन्फॉर्मेशन है वो? हाँ, मैं भी उस ऑपरेशन की इंचार्ज थी। 2 महीने पहले वो मुझे कुछ ब्लड सीरम दिखाने ले गई थी, जिसे सरकार एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा रही थी। इन ब्लड सीरम्स को सभी जगह भेजा गया था। पश्चिमी किले में लाइन ऑफ डिफेंस पर सारे घरों में डीमन बीस्ट से लड़ने से कितने लोग घायल होते हैं। ज़्यादातर हंटर्स और बैटल मैजिशियंस अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा इन्हीं ब्लड सीरम्स को खरीदने में लगाते हैं ताकि बेहद बियाबान जगहों पर ज़्यादा खून बहने से उनकी जान ना चली जाए। इसलिए किलों में लाइन ऑफ डिफेंस पर और सारे चेक पोस्ट पर इन ब्लड सीरम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमेशा की तरह छुटकी अपना मिनी लैपटॉप अपने पैरों पर रख कर बैठ गई। ब्लड सीरम बहुत ही आम लेकिन महंगे मेडिकल सप्लाई में से एक थे। उन्हें ब्लड सप्लाइज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बाकी मैजिशियंस की तुलना में हीलिंग मैजिशियन कम होते हैं और हीलिंग मैजिशियन सारे घायल लोगों को ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए हीलर्स के बनाए हुए सीरम बहुत ज़रूरी होते हैं और उनमें से भी सबसे ज़रूरी होते हैं ब्लड सीरम्स। ब्लड सीरम का इस्तेमाल करने के बाद किसी भी मैजिशियंस की नए ब्लड सेल्स बनाने की शक्ति बढ़ जाती है। ज़्यादातर बाहरी जख्म तो ब्लड सीरम को उन पर लगाकर उन्हें बैंडेज से रैप करके ही ठीक हो जाते हैं। इसलिए इन ब्लड सीरम्स की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जो मैजिशियंस अपना ज़्यादातर वक्त सेफ जोन्स के बाहर डिमन बीस्ट से लड़ने में गुजारते हैं, वो अपनी इनकम का अच्छा खासा हिस्सा ब्लड सीरम खरीदने में लगाते हैं, जिससे ब्लड सीरम बनाने वालों को बहुत प्रॉफिट होता है। लेकिन हमारा और ब्लड सीरम का लेना देना क्या है? आरव ने पूछा। ब्लड सीरम को एक खास तरह के खून से बनाया जाता है जो डिमन बीस्ट से मिलता है। इस पूरी प्रोसेस को काफ़ी ध्यान से परफॉर्म किया जाता है और कहीं भी सप्लाई होने से पहले इन सीरम्स को कई सारे टेस्ट से गुजरना होता है। मेरी बहन को पता चला है कि किसी ने इन सीरम्स में उस खास डिमन ब्लड की जगह एक नए इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से डिफेक्टिव ब्लड सीरम बन गई है। डिफेक्टिव सीरम्स? आरव ने चौंक कर कहा। इन ब्लड सीरम का इंचार्ज मैजिक एसोसिएशन है और सरकार के पास भी ये सीरम्स जाते हैं। अगर आम व्यापारी इससे जुड़े होते तो ये केस बहुत ही आसान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, छुटकी ने कहा। ओह अच्छा, आरव ने अपनी भवें चढ़ाकर पूछा। इसका साफ मतलब तो ये था कि सरकार और मैजिक एसोसिएशन में ही कोई था जो ये सब कर रहा था। इसका मतलब ब्लड सीरम का महामारी से कुछ तो लेना देना है, आरव ने कहा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। थोड़ी तहकीकात करने पर हमें सब पता चल जाएगा। मैंने एक ऑफिसर का आईडी कार्ड चुरा लिया है ताकि तुम उस कमरे में जा सको जहां ये ब्लड सीरम्स रखे जाते हैं। जब से महामारी शुरू हुई है धवल शहर में लॉकडाउन है, इसलिए ना बाहर से कुछ अंदर आ रहा है और ना ही अंदर से कुछ बाहर जा रहा है। शर्त लगा लो वो डिफेक्टिव ब्लड सीरम शहर में ही कहीं छिपे हुए हैं। हमें बस उन्हें ढूंढना है, छुटकी ने कहा। अब वक्त आ गया है कि हीरो हंटिंग एजेंसी के लोग न्याय करेंगे, आरव ने एक्साइटेड होकर कहा। आरव को काफ़ी अच्छे से याद था कि सारी मिलिट्री सप्लाईज एक बड़े से हॉल में रखी थी और अब जब उसके पास वो आईडी थी तो वो आसानी से किसी के बिना पूछे ही वहां जा सकता था। आरव को याद था कि जब वो पिछली बार धवल शहर आया था तब इस जगह कई सारे बैटल मैजिशियंस तैनात थे, लेकिन जब से सफ़ेद जादुई बाजों ने पश्चिमी किले पर हमला किया था, कई सारे मैजिशियन और गार्ड्स को युद्ध के मैदान में भेज दिया गया था। उस जगह तक पहुंचना काफ़ी सिंपल और आसान था। आरव ने देखा कि वाइट कोट्स पहने हुए कुछ लोग उस हॉल से बॉक्सेस लेकर जा रहे थे जहां ब्लड सीरम रखी हुई थी। युद्ध के मैदान में कई मैजिशियंस घायल हुए हैं, हमें यहाँ ब्लड सीरम लाने के लिए भेजा गया है और जब आपका पूरा हॉल सीरम से भरा हुआ है तो फिर आप हमें सीरम ले जाने से क्यों रोक रहे हैं? एक सैनिक ने व्हाइट कोट पहने गार्ड को चिल्लाकर कहा। देखो, मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ कि यहाँ कोई ब्लड सीरम नहीं है, कोई उन्हें पहले ही युद्ध के मैदान में ले जा चुका है, व्हाइट कोट पहने हुए एक गार्ड ने कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं अंधा हूँ? मैं कई सालों से मिलिट्री में डॉक्टर हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं ब्लड सीरम को देखकर नहीं पहचान पाऊंगा?
क्या कोई इस सिचुएशन का फायदा उठाकर रिश्वतखोरी करने की कोशिश नहीं कर रहा है? उस सैनिक ने कहा। बस बहुत हो गई तुम्हारी बातें, हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, गार्ड ने गुस्से में कहा। तुम्हारा काम गया तेल लेने। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि ऐसे समय में भी तुम जैसे लोग इतनी बेशकीमती चीज़ों को इकट्ठा करके उन्हें ज़्यादा पैसों में बेच देना चाहते हो। हॉल में जितने भी ब्लड सीरम हैं मैं सब ले जा रहा हूं, और अगर कोई मेरे और उन ब्लड सीरम के बीच आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक दाढ़ी वाला इंसान वहां आया। उसके बैजेस देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो आर्मी में एक कमांडर था। पहले तो वो व्हाइट कोट वाले सैनिक बहुत ऐठ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि वहां एक कमांडर भी था, उनका पूरा गुस्सा ठंडा पड़ गया। कमांडर को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने आदमियों को लेकर आगे गए और लात मारकर उस हॉल के दरवाजे को तोड़ दिया जहां ब्लड सीरम रखे हुए थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि रैक्स में लाइन से कई सारे ब्लड सीरम रखे हुए थे। लाइट में उन बॉटल्स के अंदर रखा हुआ खून चमक रहा था। अब बोलो, ये ब्लड सीरम नहीं है तो और क्या है? तुमने तो सारे ब्लड सीरम युद्ध के मैदान में भेज दिए थे ना, तो फिर ये कहाँ से आए? कमांडर ने गुस्से में कहा। वो सर, गार्ड तुरंत सफाई देने लगा। अब एकदम चुप हो जाओ, एक शब्द भी कहा तो नौकरी से जाओगे। वहाँ हमारे सैनिक युद्ध के मैदान में जी जान से लड़ रहे हैं और तुम जैसे लोग यहाँ पर ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए, कमांडर ने गुस्से में चिल्लाया। इसके बाद सारे गार्ड्स की बोलती बंद हो गई। देखिए, आप इसे ले जा रहे हैं, सो ठीक है, लेकिन मैं इसके पहले मैजिक कोर्ट के मेंबर मिस्टर संतोष को इत्तला तो कर दूं। ये सीरम मैजिक एसोसिएशन और एनफोर्समेंट यूनियन की है, इसीलिए हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ तो करनी ही होंगी। ओह अच्छा, तो तुम मुझे मैजिक कोर्ट के मेंबर के नाम से डराने की कोशिश कर रहे हो? कमांडर हंसने लगा। उन्होंने अपने आदमियों से सारे ब्लड सीरम्स को ले जाने का इशारा किया, जिससे गार्ड कुछ भी नहीं कह पाया। कई सारे बैटल मैजिशियंस वहां आए थे। भले ही वहां पहले से गार्ड्स तैनात थे, लेकिन वो कभी भी बैटल मैजिशियन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करते। वो बस वहां खड़े रह गए थे और बैटल मैजिशियंस वहां से ब्लड सीरम के डिब्बे ले जा रहे थे। वो गार्ड जो डॉक्टर था और उन सीरम का मैनेजर भी था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत एक कोने में आया और अपना फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन करने लगा। उसके रिएक्शन से ये साफ समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ थी।